Om Santi, 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 Om. Let us continue humanity's journey of hope, a journey started by our forefathers. It was Indonesia's president who ended his first ever UN General Assembly speech with the words Om Shanti, Om Shanti. इस समय हर तरफ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के भाषण की चर्चा हो रही है, क्योंकि मुस्लिम देश के मुस्लिम राष्ट्रपति ने हिंदू धर्म के ओम शब्द का उच्चारण संयुक्त राष्ट्र के मंच से किया। देखा जाए तो सबसे ओल्डेस्ट जो मतलब के रिलीजन है वो हिंदुइज्म है। हाँ, ओल्डेस्ट। कितना साल पुराना लग रहा है? ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 10,000 साल। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ सनातन धर्म के अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है उसको लेके। हम देख रहे हैं कि इस्लाम को दूसरे यूरोप में अगर देखा जाए तो उस तरह से प्रमोशन नहीं मिल रही जिस तरह से सनातन धर्म को मिल रही है। मानते नहीं है कि हम हिंदू थे, और इससे पहले मानते हैं कि भाई शायद ये समझते हैं कि हम सारे अरब से ही ताल्लुक है हमारा। क्या कहना चाहिए? नहीं, हम अरब डिसेंडेंट नहीं है, बल्कि हम कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। अगर इंडोनेशिया की बात करें तो वहाँ पे पहले भी बहुत से मंदिर है जो उन्होंने ऑलरेडी वो हिंदू कंट्री था जिसको ताजरों ने मुसलमान किया था। करोड़ों तो क्या करें, क्या कह सकते हैं इसमें। आज दुनिया बात करती है कि मैं बाली जाऊंगा, भाई इज हिंदू स्टेट स्टिल इंडोनेशिया मलेशिया। आप जब बात करते हैं तो थिंग्स आर देयर, मौजूद हैं। हाँ, तो लाहौर आप जब बात करते हैं वो कहते हैं ये एक हिंदू के नाम पे ये शहर रखा गया, उनके भगवान के बेटे के नाम पे अल्लाह। तो वही कहने को कि चीजें मेजोरिटी के आने से बदलती नहीं, हिस्ट्री नहीं बदल सकती। अगर आज आप मेजोरिटी पे है तो क्या हिस्ट्री बदल देंगे? लाहौर का नाम तक तो बदल नहीं पाए आप। कृष्ण नगर आज भी मौजूद है ना यहाँ पे, तो वो तो बदल नहीं सके आप। तो बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं बदल सके। Om Santi, 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 Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. साहब सुनिए, क्या जूता गीला कर कर मुंह पे मारा है जाहिलों के और जलीलों के। कि दुनिया जो नजर आने वाली है ना, उसमें इंडिया जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है और इस देश के राष्ट्रपति भी मुसलमान हैं। मुस्लिम राष्ट्रपति होने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र के मंच से उनका भाषण सबसे ज्यादा दुनिया में लोकप्रिय हो चुका है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने अपने संबोधन का समापन ओम शांति ओम के साथ किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने भाषण में कई ऐसे दमदार मुद्दे उठाए जिन पर उनका विजन पूरी दुनिया को हैरान कर रहा था। सबसे बड़े मुस्लिम देश होने के बावजूद इजराइल को मान्यता देने की बात तक इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कही। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने यूनाइटेड नेशन में प्रबोवो सुबियांतो ने, जो इस्लामी सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है, उन्होंने धुआं कर दिया मुस्लिम मुल्कों का। अगर भारत को हम देखें तो उनके यहाँ से जो स्टूडेंट्स निकलते हैं, चाहे वो आईटी में हो या किसी भी फील्ड में हो, आपने उन्हें देखा कि पूरी दुनिया में उनको पूछा जाता है, उनके लिए जॉब्स हैं, उनके लिए काम है। क्योंकि मेरे साथ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस हुए हैं एंड मैंने गीता भी पढ़नी शुरू करी। तो आपने एक पोस्ट में लिखा कि ऐसे बहुत से लोग हैं, और मेरा ख्याल आप पाकिस्तानियों की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं और उनसे नफरत भी करते हैं। अब जाहिर है जहां पर हालात ऐसे होंगे कि आपकी जो मसाजिद हैं वो और आपके मदरसे जो हैं उनकी तादाद ज्यादा होगी। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। क्रिकेट हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, अचानक यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में ओम शांति ओम गूंजने लगा। मंगलवार को संयुक्त महासभा में एक अद्भुत और ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला, जब दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने ओम शांति ओम का उच्चारण कर दुनिया को एक बड़ा पैगाम दिया। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने अपनी स्पीच का समापन ओम शांति ओम के साथ किया। उन्होंने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में दुनिया भर के नेताओं को एक साथ मिलकर काम करने की अपील की। राष्ट्रपति सुबियांतो ने ओम स्वस्ति भी कहा, जिसका अर्थ हिंदी में आप धन्य हैं और सुरक्षित रहें होता है। ओम स्वास्तु इंडोनेशिया के हिंदू बाहुल्य बाली द्वीप में बोला जाता है। दोस्तों, आपको याद होगा जब राष्ट्रपति सुबियांतो भारत दौरे पर आए थे, तब उन्होंने गर्व से कहा था कि मेरा डीएनए इंडियन है। उसी जुड़ाव को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की धरती से एक नए आयाम में प्रस्तुत किया। इसी दौरान इंडोनेशियन राष्ट्रपति ने इजराइल के समर्थन में भी बड़ा बयान दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो ने कहा कि दुनिया को इजराइल के सुरक्षित जीवन जीने के अधिकार का सम्मान करना चाहिए और उनकी सुरक्षा की गारंटी भी देनी चाहिए।
देख रहे हैं कि इस्लाम को दूसरे यूरोप में अगर देखा जाए तो उस तरह से प्रमोशन नहीं मिल रही जिस तरह से सनातन धर्म को मिल रही है। तो क्या इंडिया के टैक्टिक्स हैं जो कि सनातन जो है फैलता चला जा रहा है, अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जा रहे हैं? बहुत ज़्यादा मतलब अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं, हाँ, और ना अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर कर रहे हैं। हाँ। इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ बहुत बेहतर कर रहे हैं, जिससे उनके अपने जो कंट्री को बहुत फ़ायदा हो रहा है। हाँ। इनके अपने बंदे बाहर के कंट्रीज़ में उनको बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो लोग मतलब साइंस टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में, आईटी फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे हैं, और इनको बाहर के कंट्रीज़ में उनको बहुत ज़्यादा फेवर दी जाती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानीज़। पाकिस्तानीज़ को तो मतलब बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई जाती, बिल्कुल सेकंड थर्ड क्लास समझा जाता है। क्यों? मतलब टैलेंट तो हमारे पास भी होगा जो नहीं है। मतलब पाकिस्तान के आप हालात देख लें, यहाँ पे एक तो मतलब डरते हैं लोग रिलीजन के नाम से, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आपको होगा पता। ब्लास्फेमी के लॉज बन गए हैं, कत्ल और गारत, तो मतलब किसी पर इल्ज़ाम लगा के आप कुछ कर दो, ठीक हो गया। तो मतलब बाहर भी, जैसे बाहर की कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तानीज़ ख़ास तौर पर, ये सारे मतलब एक तरफ हो जाना, हम एक यूनिटी है, एक कम्युनिटी है, हम जो है अच्छे हैं, अच्छे बाकियों से अच्छे हैं, ये गंदे हैं। मतलब जैसे होता है पोर्क यूज़ करते हैं। कहते हैं कि हिंदुइज्म मुस्लिम कंट्रीज में इस वजह से बढ़ रहा है कि वहाँ पे जो भारतीय है वो यूनिटी में रह रहे हैं, या उनका कल्चर प्रमोट हो रहा है, या डाइवर्सिटी है, क्या लग रहा है आपको? इंडियन स्पेशली वो जाते हैं, उनके साथ मिक्सअप हो जाते हैं। उनमें ये नहीं होता कि हम अलग कम्युनिटी अलग है और हम किसी भी कंट्रीज में जाते हैं तो इंडियन मिक्स हो जाते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं, पसंद करते हैं, सेम लेवल पर आ जाते हैं। ठीक है, हाँ। जबकि हमारे कंट्री हर जगह हम मुस्लिम हैं, हम अच्छे हैं, हम अलग रहेंगे, हम इन गंदे लोगों से दूर, हम जन्नती हैं, और ये लोग तो जहन्नमी हैं, सीधा इन्होंने जहन्नम में जाना है। हम तो मतलब ये मतलब हमारा वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, इकॉनमी हो, इंडिया हो, सब बात पैसे की तो है। ठीक है, आपके अपने मुल्क के अंदर ननगाने को क्या कहेंगे आप? इसे एग्जिस्ट। खैर रिलीजन्स का एहतराम होना चाहिए, ठीक है, और अगर कंट्रीज एक दूसरे का एहतराम करते हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल में होना चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं और या हमारे अजीज यूरोप में रहते हैं और हम पूछते हैं ईद कैसी मनाई, तो फिर हम क्या कहेंगे इस चीज़ के ऊपर? हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो मज़हब की बुनियाद पर नहीं, इंसानियत की बुनियाद पे होने चाहिए मेरे ख्याल में। और ये मैं समझ रहा हूँ कि सिंपल पॉइंट स्कोरिंग पॉइंट है कि एक मज़हब दूसरी जगह पे एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, इज नथिंग। ठीक है। अगर इंडोनेशिया की बात करें तो वहाँ पे पहले भी बहुत से मंदिर हैं जो उन्होंने, ऑलरेडी वो हिंदू कंट्री था जिसको ताजरों ने मुसलमान किया था, करोड़ों तो क्या करें, क्या कह सकते हैं इसमें? आज दुनिया बात करती है कि मैं बाली जाऊँगा, भाई इज हिंदू स्टेट स्टिल, इंडोनेशिया, मलेशिया। आप जब बात करते हैं तो थिंग्स आर देयर, मौजूद हैं। आज आपकी उम्र 70-72 साल है, तो 70 साल पहले आप क्या थे? सही बात है। हाँ, तो लाहौर आप जब बात करते हैं वो कहते हैं ये एक हिंदू के नाम पे ये शहर रखा गया, उनके भगवान के बेटे के नाम पे अल्लाह। तो वही कहने को कि चीज़ें मेजोरिटी के आने से बदलती नहीं, हिस्ट्री नहीं बदल सकती। अगर आज आप मेजोरिटी पे है तो क्या हिस्ट्री बदल देंगे? लाहौर का नाम तक तो बदल नहीं पाए आप। कृष्ण नगर आज भी मौजूद है ना यहाँ पे, तो वो तो बदल नहीं सके आप। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं बदल सके, बट ये कि हमें एक दूसरे के रिलीजन का एहतराम करना चाहिए। आप उनको करना चाहते हैं अपने जैसा, तो अपने आप को एग्जाम्पल तो बनाइए, सैंपल तो बनाइए। नहीं, यहाँ पे तो हम कन्वर्जन की बात नहीं करें सर, हम यहाँ पे इकोनॉमी की भी बात करते हैं ना, कि इंडिया ने मुस्लिम कंट्रीज को इकोनॉमिकली अपने साथ कितना इंगेज। बहुत बढ़िया। यूनाइटेड नेशन के मंच से सबसे पॉपुलेटेड आबादी के नजरिए से अब पता है क्या करेंगे? आबादी से क्या होता है? कुछ दो कौड़ी के जलील उसने अनाउंस किया है यूनाइटेड नेशन के मंच से, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने, कि जब टू नेशन थ्योरी एक्सेप्ट हो जाएगी तो हम सबसे पहले होंगे जो इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ स्टेट। यानी इंडोनेशियन एम्बेसी इजराइल में खुलेगी और इजरायली एम्बेसी आसान भाषा में इंडोनेशिया में खुलेगी, जो अभी नहीं है। क्या बात है। लेकिन बस साहब, ये ऑफर तो 1947 में इसी यूनाइटेड नेशन ने दिया था, जिसे भाइयों ने मानने से मना कर दिया था। कहा था यहूदियों का निस्ते नाबूद करेंगे, और खुद निस्ते नाबूद होने की हालात पैदा हो गए। जाहिर है जहां पर हालात ऐसे होंगे कि आपकी जो मसाजिद हैं वो और आपके मदरसे जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा होगी और आपके स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ की तादाद कम होगी, तो जाहिर है कि वहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है, यहाँ पर इस वक्त तकरीबन 3 से 4 करोड़ बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, स्कूल नहीं जाते वो बच्चे। अब उनके पेरेंट्स चाहे उनको भेज नहीं पा रहे हैं, उनका अफोर्ड नहीं कर पा रहे या जो भी है, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की स्कूल से बाहर है। और जब ये बच्चे स्कूल से बाहर होते हैं
तो जाहिर है या तो ये कहीं चाइल्ड लेबर में इनको लगा दिया जाता है, या फिर इनको किसी ना किसी जगह पे कुछ ऐसा किया जाता है कि ये मदरसों में इनको भर्ती कर दिया जाए, और ये मदरसों में जाकर फिर इनके पेरेंट्स जो हैं वो उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं और देखने की जहमत नहीं करते कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, इसलिए कि उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें या अपने बच्चों को खिला सकें, तो इसलिए वो उनको पैदा तो कर देते हैं लेकिन उसके बाद वो उन्हें मदरसे वालों के रहमो करम पे छोड़ देते हैं। मैं ये नहीं कह रही, ज़ाहिर पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे मस्जिदें होंगी, लेकिन 6 लाख मसाजिद और उसके मुकाबले में अगर हम ये देखें कि हमारे यहाँ जो है वो यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल की तादाद क्या है, तो यकीनन ये देखकर ये एक बहुत ही फिक्रमंद हो जाने वाली बात है। यकीनन इसके ऊपर डेफिनेटली पाकिस्तान को बहुत सीरियसली काम करना चाहिए, और यही वजह है कि अगर हम इन लोगों को देखें, यानी हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस तरह के लोग जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, अगर हम इनको देखें तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये लोग इतने मजबूत क्यों हैं।